बिल्कुल, आपने जैसे ही कहा और हमने बटन दबा दी, हमें याद था आज की रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और आज हम देखेंगे कि रिकॉर्डिंग का सिस्टम कैसे होता है। तो चलिए ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि साहित्यकार कौन होते हैं, अभी कोई पीछे से आप पूछेगा तो मैं बता दे रहा हूँ, जो साहित्य की रचना करते हैं वो साहित्यकार होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आज जो हमने प्रमुख साहित्यकारों के बारे में बात करी है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें हमने मुख्यतः 3 भागों में बाँट दिया है ना। 3 भागों में बाँटने का कारण ये था कि हम इन्हें आसानी से याद कर पाएँ, ठीक? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन काल के साहित्यकार, ठीक है? और ये साहित्यकार हैं आपके ये 4। इन चारों में से हमेशा क्या है, एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? अभी ट्रेंड बदल गया है एमपीपीएससी का और हर एग्ज़ाम का। पहले पूछते थे कि कालिदास जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, राजा विक्रमादित्य के कौन थे, है ना? इनकी पत्नी विद्योत्तमा थी। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल ऐसा नहीं आता। आजकल पूछा जाता है कि मेघदूतम जो इनकी रचना है वो क्या है? काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बता रहा हूँ मैं आपको, मेघदूतम का पात्र कौन है? समझ रहे हैं बात? तो अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे। किसी जमाने बढ़ा जाता था, अच्छा कालिदास कहाँ के थे, कालिदास समारोह कहाँ होता था। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अब क्वेश्चन आते हैं थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं और अच्छी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कालिदास के बारे में। फिर दूसरे हैं हमारे भर्तहरि, जिनकी हमने गुफा पढ़ी थी, याद है आपको? कहाँ पढ़ी थी? उज्जैन में, है ना? तो राजा भर्तहरि, ठीक है। तो इनसे पूछा जा सकता है कि राजा भर्तहरि कौन थे? ये उज्जैन के राजा थे जिनने विक्रमादित्य की उपाधि क्या करी थी? धारण की थी और हुणों को पराजित किया था, ये हुण, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। फिर हम पढ़ेंगे भभूति जी को, भभूति, भभूति मत पढ़ना, ये भवभूति है, ठीक है। हाँ, कई लोग भभूति पढ़ते हैं इनको, पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाण भट्ट, सबने पढ़ा होगा राजा हर्ष के बारे में, ठीक है। इनसे बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम देंगे। अब आप सोच रहे हैं सर ये चार ही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये चारों का संबंध क्या है? मध्य प्रदेश से। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, भूलना नहीं है। हम भारत के अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और याद रखना, आपके एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश के आते हैं, ना कि बाहर के। जब इतने बड़ी बड़ी बल्ला में तोप है अपने यहाँ, तो बाहर के क्यों पूछेंगे वो, है कि नहीं? यूपीएससी में अपने यहाँ के पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश की बहुत है अपने यहाँ। अपने यहाँ जलप्रपात हो गए, अपने यहाँ राष्ट्रीय उद्यान हो गए, नदियां हो गई, सब तो यही है, सब तो है। चल आगे देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मध्यकाल के। मध्यकाल के ये कुछ कवि हैं, जैसे घाघ हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घाघ किस प्रकार की रचनाओं के लिए जाने जाती हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। विश्व प्रसिद्ध है ना। कई बार लोगों को लोग घाघ कह के बुलाते हैं, अरे यार ये तो घाघ है, ठीक है। अब वो घाघ का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर आएगा भूषण। क्वेश्चन आएगा भूषण का वास्तविक नाम क्या था और भूषण की उपाधि किसने दी थी? कोई बता सकता है? भूषण की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। फिर जगनिक के बारे में आएगा कि जगनिक कौन थे, काय की रचना करी थी, ये सारा। फिर आएगा केशव दास के बारे में, पूरा नाम आएगा। ईश्वरी का पूरा नाम आएगा, ईश्वरी का पूरा नाम बताइए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एक भारतीय आत्मा के बारे में, माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। इनसे पूछा जाता है कि इनने कौन कौन से 2 न्यूज़पेपर चलाए थे। हाँ, इस समय न्यूज़पेपर नहीं थे। हाँ, इस समय कुछ नहीं था जब ये लोग थे। प्राचीन काल और मध्यकाल पेपर यहाँ से चलेंगे, है ना। हिलमुल्ला रमू जी, बालकृष्ण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इनका तो मैं फैन हुई है। इनकी एक बहुत अच्छी कविता है, मैं आपको बताऊंगा, पढ़ के ही सुना दूंगा। एक नहीं यार, वो नहीं है। एक बहुत अच्छी कविता है इनकी, वो जीवन में कोई भी चीज मिली नहीं मिली उससे संबंधित है, पढ़ के सुनाऊंगा ना, थोड़ा सा वेट करना आपको। फिर है हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी, आचार्य नंदलाल वाजपेयी और डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन।
तो अपन इतने लोगों के बारे में पढ़ेंगे टोटल, ठीक। जिसमें आज का अपना टारगेट रहेगा कि अपन प्राचीन काल के साहित्यकार और मध्यकाल के साहित्यकारों को कवर कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 को आज अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी कल ये है, और इनके अलावा भी कुछ रहेंगे तो उनको पीछे से मैं अलग से ऐड कर लूंगा। तो बात समझ में आ गई आपको? अपन मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं है, शुरू ही है ही अपना। तो एक बार मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो कोई आया हो तो। कोई नहीं आया, चल ठीक, देखते हैं अपन महाकवि कालिदास जी के बारे में। सबसे पहले ये उस जमाने के लोग हैं जब कैमरा वैमरा नहीं चला करता था, तो कुछ काल्पनिक तस्वीरें हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो ये इस तरीके के हैं अपने कौन, महाकवि कालिदास। और बताते हैं कि जिस पेड़ पर बैठते थे उसी पेड़ को क्या कर देते थे, काट देते थे, ठीक है। हाँ, तो महामूर्ख थे किसी जमाने में, और बाद में इन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके और फाइनली एक बुद्धिमान व्यक्ति बन गए। और नहीं, ये तो नहीं कह सकते लक्ष्य अकेडमी के रिजल्ट। हाँ, इनकी 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 पत्नी और इनका एक बहुत प्रमुख किस्सा है विद्योत्तमा का, ठीक है। वो किस्सा मैं कभी बाद में सुनाऊंगा आपको। तो कालिदास जी के बारे में देखते हैं कि क्या क्या खास पॉइंट है जो हमें पढ़ना है, और बहुत ज़रूरी है वो पॉइंट हमारे लिए पढ़ना। सबसे पहले कालिदास जी जो हैं, बताते हैं कि वो उज्जैन के निवासी थे। कुछ लोग कहते हैं संभवतः उज्जैन के निवासी थे, अब सभी ने मान लिया कि हाँ ये उज्जैन के रहने वाले ही हैं। आगे, कालिदास उज्जैन के नरेश विक्रमादित्य के नवरत्नों में क्या थे, शामिल थे, और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये कोई खास चीज़ नहीं है, इतनी चीज़ें लगभग सभी को पता होती हैं। और याद रखना, कई बार कालिदास 2-3 नंबर में भी आ जाते हैं पूछने के लिए। तो आप इनमें से 2-4 चीज़ें लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं कि उज्जैन के निवासी थे, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे, और इनकी रचनाएं निम्न थी। बस ये 3 यदि आपने लिख दिए तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। और चाहे तो कठिन भी क्वेश्चन कुछ बना सकते हैं। आगे देखते हैं काल। कालिदास के काल के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। स्पष्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो काल में कुछ इतिहास वगैरह लिखा ही नहीं जाता था। कुछ लोगों ने ईसा की पूर्व प्रथम शताब्दी का मानते हैं, तो कुछ चौथी शताब्दी का मानते हैं। काल बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बस कालिदास के बारे में जानते हैं। अब बात आती है कि इनकी रचनाएं। आपने पहले रचनाएं पढ़ी थी, केवल रचनाएं आती थी, आप कालिदास लगा देते थे और आगे बढ़ जाते थे। अब इन रचनाओं का कौन कौन हीरो है, क्या क्या घटनाएं हैं इनके अंतर्गत, ठीक है, ये सारी चीजें। जैसे ऋतु संहार में कालिदास ने कितनी ऋतुओं का वर्णन किया है? 3, 6, 9, या इनमें से कोई नहीं? कोई आईडी नहीं, बन तो हमारा ही नहीं सकते। 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। अब 6 तो होती ही नहीं है ऋतु में, है ना। तब भी क्या किया, 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभम, रघुवंशम और ऋतु संहारम। ये जो 7 रचनाएं हैं, इन 7 रचनाओं के पात्रों के बारे में या इनके बारे में आपको याद रखना है हर हाल में, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये नहीं आते, अब आते कि प्रेमचंद की रचना गोदान का प्रमुख पात्र कौन था, ठीक है। बड़े घर की बेटी में बहू का किरदार किसने निभाया है, अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे। अभी और दूसरी पीएससी में देखने को मिल रहे हैं। तो संभव कारण ये है कि देखो यार, आम आदमी सब रट चुका है जो कुछ पूछा जाना था। तब क्या करेंगे, उसको थोड़ा कठिन बनाने के लिए और डीप में जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो पहले इतना रट लो और कौन की है, काम चल जाता था। अब देखते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। कालिदास जी की भाषा परिष्कृत, सरल एवं भावों के अनुकूल है। इन्होंने संस्कृत भाषा में अलंकार शैली का सहज प्रयोग किया है। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये अपन ने क्यों पढ़ रहे हैं भाषा शैली। कई बार 3 नंबर में एमपीपीएससी पूछ लेता है कि कालिदास की भाषा शैली बताइए, समझ गए बात को? या उनकी रचनाएं बताते हुए उनकी भाषा शैली के बारे में बताइए। तो बिल्कुल नो डाउट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने पढ़ना
आप पटवारी चपरासी की तैयारी कर रहे हैं, ना पढ़े चलेगा ये। तो कालिदास की जो भाषा है परिष्कृत, सरल और भावों के अनुकूल है। इन्होंने संस्कृत भाषा में अलंकार शैली का सहज प्रयोग किया है, याद रखना है। आगे देखते हैं विशेषताएं क्या है। बातचीत नहीं करें, बातचीत ना करें या तो म्यूट करें अपना स्पीकर। यहाँ देखिए, अलंकृत पदों में भी मानवीय भावनाओं की सहज और प्रभावपूर्ण प्रस्तुति तथा उनके वर्णन की सरलता है। कालिदास की ज्ञान की विपुलता और जीवन तथा प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण की गंभीरता उनकी रचनाओं में क्या होती है, प्रकट होती है। कोई भी बहुत छोटी चीज को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और फिर उसको लिखते हैं। तो ये कालिदास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है। कालिदास समारोह अपना उज्जैन मनाया जाता है। कालिदास एकेडमी भी कहाँ है? उज्जैन में ही है। चलो आगे देखते हैं। महाकवि कालिदास ने संस्कृत में लगभग कितनी रचनाएं करी थी? 40 रचनाएं करी थी। उनमें से उनके द्वारा निम्न प्रकार की हैं। कौन कौन सी? अब ये देखो, ये अपने बहुत काम का है। नाटक कौन कौन से? 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। कई बार ऐसे दे देते हैं कि एक ये देंगे, एक ये देंगे, एक ये देंगे और एक ये देंगे, और पूछ लेंगे इनमें चारों में नाटक कौन सा है कालिदास का, क्योंकि एक एक महाकाव्य और जो 2 महाकाव्य और 2 क्या है? खंड काव्य है। समझ गया बात को? या एक दे देंगे मेघदूतम, एक दे देंगे मेघदूतम, एक दे देंगे रघुवंशम और 2 ही ऊपर वाले उठा के दे देंगे, और फिर इनमें पूछेंगे कालिदास का खंड काव्य बताइए। ठीक, तो वहां पे सबकी फिल्म बन जाती है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि खंड काव्य कौन से हैं? मेघदूतम और ऋतु संहारम। अब इसको याद करने का ट्रिक भी बता दे रहा हूं मैं आपको। जो भी ऋतुओं से या प्रकृति से जुड़ी चीज है, मेघ भी प्रकृति से जुड़ी चीज है और ऋतु भी बरसात से जुड़ी चीज है। ये दोनों क्या है? बारिश से हैं। बारिश से जुड़ी दोनों चीजों को क्या कहेंगे अपन? खंड काव्य कहेंगे। ठीक है। और महाभारत, महा से याद रखना, महाभारत से जुड़े लोग, महाभारत में रघुवंशी थे और कुमार लड़े थे। कौन कौन? रघुवंशी और कुमार। ये ऐसे रखना कि रघुवंशी कुमार लड़े थे, क्योंकि रघुवंशी थे भगवान राम, है ना, और सॉरी वे जो थे यादव यादव लड़ने वाले। ठीक। हाँ, छत्री थे। कैसे भी याद रखना है यार अपने को। और यहाँ है जी, नहीं जी, नहीं बता पाएंगे हम। ये हिंदी का विषय आप 9वीं में पढ़ना था आपको, याद है? नहीं नहीं, तब फालतू समय नहीं अपने पास। तो नाटक कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। ठीक, ये क्या है अपने नाटक। ठीक, इतना आपको याद रखना है। और महाकाव्य कौन सा? रघुवंशम, कुमार संभव, खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहारम। ठीक। हाँ। अच्छा, हाँ चलो कर लेते हैं चर्चा, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे हमें बताया नहीं सर। चलो अब, हाँ देखो, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे जैसे कोई एक स्टोरी, एक बहुत बड़ा जीवन है, उसकी कोई स्टोरी आप किसी को सुना रहे हो कि भैया पचमढ़ी, पचमढ़ी पचमढ़ी दौरा, पचमढ़ी टूर। ठीक, आपने अपने जीवन में एक पचमढ़ी टूर किया और आप 10 दिन पचमढ़ी में रहे। ठीक, और आप उन 10 दिनों के जीवन का अनुभव आप किसी एक बहुत बड़े काव्य के रूप में लिख रहे हैं कि हम यहाँ से गए पिपरिया, फिर रेलवे स्टेशन से उतरे, फिर घूमने गए और घूम के आ गए और बहुत मजा आया, जीवन का एक अच्छा समय था। तो वो क्या कहलाएगा? खंड काव्य। और हम हमारे दादा थे फलाने, फिर हमारे पापा फलाने थे, फिर हम पैदा हुए, फिर हम 18 साल तक हमने ये किया, फिर जब हम 18 साल के थे तो एक बार 10 दिनों के लिए पचमढ़ी गए थे, फिर वहां से लौटे और 80 साल की उम्र में लगभग हम मरने वाले हैं। ये क्या है? महाकाव्य। ठीक है। तीसरा, तीसरा मंच, हाँ मंच पे किसी महाकाव्य या खंड काव्य की एक घटना का
रूपांतरण करके चित्रण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? नाटक। तो ये तीनों चीजें हैं। क्लियर हुई बात? नहीं, जो पूछ रहा था उससे पूछ लें हम। तुम लोग यार छोटी छोटी चीजें पढ़ लिया करो तो। चलो, मगर अब कोई बात नहीं, सब समझना जरूरी है। यहाँ देखते हैं अपन, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, इसे कालिदास द्वारा रचित प्रथम रचना माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन में अपन को तीन दे दें का, तीन चार, एक दो तीन, और एक आध दे दे मेघदूतम या मेघदूतम, चार ऑप्शन। और क्वेश्चन ऊपर बनेगा कि कालिदास द्वारा पहली रचना कौन सी थी। आपको याद रखना है, पहली रचना कौन सी थी? मालविकाग्नि मित्र, ठीक है, जिसमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का बेटा था ये ना, और मालविका के प्रेम संबंधी की क्या है कहानी। तो कालिदास ने अपने जीवन में जो पहली रचना करी थी वह लव स्टोरी थी, ठीक है, क्या थी? लव स्टोरी थी। कौन कौन की लव स्टोरी थी? मालविका की और अग्निमित्र की, ठीक है। तो बहुत खतरनाक लव स्टोरी थी। ये एक राजा थे, मालविका के चक्कर में लग तो बर्बाद हो गए, बेकारी बन गए ये, ठीक है। अग्निकांड हो गया, ये बात बताई। हाँ, तो ये बात बताई थी कौन ने? कालिदास ने। और आदमी अभी तक नहीं सुधर पा रहे हैं। चलो ठीक है, बहरहाल जो भी है, यहाँ ध्यान देते हैं। ये सब आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, वास्तविकता से इसका कोई उद्देश्य नहीं है दूर दूर तक, है ना। हाँ, पहले ही बता रहा हूँ। कछू तो अपनी मम्मी दिखा रही है ना, चल मम्मी देखो लाइव क्लास चल रही, मम्मी क्या माँ साहब का पढ़ा रहा है जो, ठीक है। तो तो केवल तुम लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो होता क्या है, मुझे, जब मैं एक विषय पढ़ा रहा था वर्ग 3 की क्लास वालों को, पेडागोजी, ठीक है, तो पेडागोजी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप जिस युवा वर्ग को पढ़ा रहे हैं तो आप उस तरीके की बात करिए। आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हाँ, जैसे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ आसपास कुछ कभी फ्री रहता हूँ, भांजी भांजों को, तो उनको मैं बताता हूँ कि डोरेमोन है ये, ठीक, उदाहरण उनको ऐसे देता हूँ, नहीं, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, अपन कहते हैं कि चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें मैथ्स करने की निंजा टेक्निक। अब तुम्हें नहीं पता सकता ना मैं निंजा टेक्निक, ठीक है। तो लोग बड़े हो गए, तो तुम्हें जैसी चीजें समझ में आती हैं वैसा मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान यानी क्या होता है? बुद्धि ना हो, किसमें? शकुंतला में। ठीक है, इसे कालिदास द्वारा रचित प्रथम रचना माना जाता है। अच्छा, ये दोनों एक सी कैसे हो गई? आगे नहीं पढ़ा ना आपने, देखिए, जिसका अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में हुआ था। ये नो डाउट पहली रचना थी, और ये कालिदास की पहली रचना थी जिसका अंग्रेजी जर्मन के अतिरिक्त कई भाषाओं में क्या हुआ? ट्रांसलेशन। क्लियर हो गई? पहली पहली में क्या अंतर है? हाँ, इसमें राजा दुष्यंत, शकुंतला, कौन कौन? राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है, नाम ही है शकुंतला। और इसमें कौन बर्बाद होते हैं? दुष्यंत, राजा दुष्यंत बर्बाद हो जाते हैं। और ये शकुंतला थी कौन पता? विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। बहुत बड़े घर, समझ गए ना आप लोग। कहे कि विश्वामित्र कौन न बर्बाद करो, तो ये तो अच्छी खासी समाधि कर रहे थे, और जी आके नाचन लगी उनके सामने, तो उन्होंने कि चलो छोड़ो, अब पीएससी की तैयारी नहीं करना तो ब्याह करे अपन, चलो। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में ये हो गया, मालविका की मित्रम याद हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम याद हो गया। अब देखते हैं अपन विक्रमो वर्षियम, है ना, यहाँ वर्षियम से उर्वशी याद रखना है, और विक्रम से राजा विक्रम याद रखना है। तो विक्रम और उर्वशी, नाम ही से लग रहा है विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम, वर्षियम, उर्वशियम क्या है ना। हाँ, नहीं, राजा पुरुरवा का नाम ही विक्रम है, ठीक है। जो राजा पुरुरवा है ना, इनने भी काय की उपाधि धारण करी थी? विक्रमादित्य की। हाँ, तो इसीलिए इनका नाम पुरवा ना हो कि यहाँ क्या लिखा बताया गया है? विक्रम बताया गया है। तो विक्रम और उर्वशी अर्थात राजा पुरवा और उर्वशी की कहानी है। और इसमें पता क्या है, ये राजा जो विक्रम है ना,
ये राजा जो विक्रम है, जिनका नाम राजा पुरुवा है, ये पता कहां जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए? इंद्र से लड़ाई लड़ने जाते हैं। किसके चक्कर में? हाँ, हाँ, जो सबसे बड़ी अप्सरा थी। होता क्या है, एक बार उर्वशी है जो है वो नीचे आती हैं धरती पे गंगा नदी में स्नान करने, और राजा पुरवा वहां देख लेते हैं। तो वो पूछते हैं अपने गुरु से कि ये कहाँ है? कहीं इंद्रलोक की अप्सरा है। तो ये लड़ने किससे जाते हैं? इंद्र से। और आखिरी में बेचारे इंद्र को हरा के और अप्सरा क्या है अपने साथ धरती लोक पे ले आते हैं। तो इससे एक बात साबित होती है कि यदि व्यक्ति चाहे जीवन में तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है ना? तो थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये 3 तब तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, और भूल गए तो फिर पजामा। ठीक, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम। और अभी नोट्स भी डालूंगा पीडीएफ, अच्छे से एक दो बार और रट्टा मार लेना आप लोग, राइट? चलो आगे देखते हैं अपन। अब बात करते हैं रघुवंशम। बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राजा राम और उनके पूर्वज दिलीप तथा अन्य का क्या है वर्णन है, आगे देखेंगे। मेघदूतम क्या है? एक गीति काव्य है, रचना गीतों के रूप में है, जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना है और उसे प्रियतमा के पास भेजने का वर्णन है। और जब ये सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आगे सुनो। जब प्रियतमा के पास संदेश पहुंच जाता है ना, तो कुबेर निष्कासित कर देते हैं दोइयों को वहां से, भगो जो सब न चले थे। माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ, ठीक। तो ये मेघदूतम के बारे में है, ठीक है। और आखिरी, हाँ, मेघदूतम के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ये आपको बुकों में नहीं मिलेगी, ये जानकारी आपने पढ़ी भी होगी बुक, आपको पता होगा कि सब चीजें ज्यादातर नहीं मिलती हैं। हाँ, रितिका बहुत लेट आई तुम, है ना, क्लास में? हाँ, चलो अब देखेंगे अपन ऋतु संहारम। इसमें ऋतुओं के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। और याद रखना 6 ऋतु है, हमें लिख नहीं पाया इसमें। टोटल 6 ऋतु है जिनके बारे में कालिदास जी ने हमें बताया था। ठीक, तो एक बार पूरा जल्दी से देखो। हम बात कर रहे थे महाकवि कालिदास जी की। कालिदास राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उज्जैन इनकी कर्मभूमि थी और विद्योत्तमा इनकी पत्नी थी। कालिदास जी, है ना, ये देख लिया। काल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है इसमें, जल्दी बोलो? दुष्यंत और शाकुंतला। हाँ, ठीक। विक्रमोर्वशीयम में, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम में नायक कौन है? बहुत बढ़िया। मेघदूत में लेटर ले जाने वाला। ठीक है। और कुमार संभव में भगवान राम। और रघुवंशम में और ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं के बारे में है। हाँ, एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा। देखो आजकल सब कुछ दिया हुआ है नेट एट पे, ठीक है। तो कोशिश करें कि अच्छे से इसको देख लें। चलो, तो अब आगे आते हैं अपने राजा दूसरे कौन? पृथ्वी। आप लोगों को मैंने बताया था इनकी गुफा के बारे में। ये वे ही हैं। और ये अपना घर परिवार छोड़ के आ गए थे, ठीक है। और धूल नवाते रहते थे। और इनके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो सबसे पहले अपन देखते हैं। अब ये थे कौन? कोई हल्के पतरे आदमी नहीं थे, राज परिवार से थे। भर्तृहरि चंद्रगुप्त द्वितीय
के ज्येष्ठ भ्राता तथा उज्जैन के शासक थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की क्या करी थी, उपाधि धारण की। आगे, उत्तर प्रदेश के चुनार नामक स्थल को भर्तृहरि ने अपनी साधना स्थली बनाया था, तथा सरिस्का अलवर राजस्थान में उनका क्या है, समाधि स्थल है। ठीक, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि उनका समाधि स्थल कहाँ है, और ज्यादातर लोग कहाँ लगा देंगे, मैं बताऊं, उज्जैन में। तो उज्जैन में नहीं है, कहाँ है, सरिस्का में है। बोले तो अलवर राजस्थान में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। भर्तृहरि द्वारा रचित शतकत्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियां का भारतीय जनमानस पर विशेष रूप से क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इनकी ये जो रचना है, जो आपको याद रखना, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक, हाँ ठीक है। सब में शतक है, और कैसा शतक है वो भी मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले श्रृंगार, श्रृंगार रस आपको पता है। ठीक, सबसे पहले ये राजकुमार थे जब वो नहीं बने थे, कौन, राजा, तो इनने सबसे पहले श्रृंगार में शतक लगाया। ठीक, फिर जब राजा बन गए तो लड़ाई दंगा करे, नीति में इनने शतक लगाया। ठीक है, और जब वैराग्य धारण कर लिया तो वैराग्य में भी क्या किया इनने, शतक लगाया। तो तीनों में भर्तृहरि शतक ही लगाते रहे, श्रृंगार, नीति और वैराग्य। ठीक है, दो और रचना है, हालांकि ये कोई खास नहीं है। जो तीन यदि याद हो गई तो इन्हीं से आता है, वाक्य प्रदीप्ति, योग्य प्रदीप्ति। ठीक, वाक्य प्रदीप्ति, योग्य प्रदीप्ति, दोनों में प्रदीप्ति। ठीक, याद रखना, प्रदीप्ति यानी होता उजाला। श्रृंगार, नीति, वैराग्य, ये तीनों इनके जीवन में रहे, क्योंकि स्वयं क्या थे, एक राजा थे। आगे देखते हैं, इनकी भाषा शैली के बारे में समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। भाषा शैली, भर्तृहरि संस्कृत भाषा के श्लोकी कविता शैली का प्रयोग किया था। वह एक श्लोकी कविता के सर्वश्रेष्ठ क्या है, कवि माने जाते हैं। श्लोकी कविता का मतलब क्या होता है, वे कविताएं जो श्लोक के रूप में हो। ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, श्लोकी कविता कहते हैं। ठीक, आगे, विशेषता क्या है, बहुआयामी व्यक्तित्व, मूलतः संत कवि के रूप में क्या है, जाने जाते हैं। अपन मल्टीपल पर्सनालिटी कहते हैं ना। श्रृंगार, नीति, वैराग्य, बताओ, तो लगभग सब चीजें थी इनके अंदर, इसलिए इन्हें वर्सेटाइल पर्सनालिटी का व्यक्ति कहा गया है। इतनी बातें समझ में आई आप सभी को। चलो आगे देखते हैं। लौकिक ग्रंथों में मिलता है कि आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, और कैरूर के युद्ध में हूणों को क्या किया था आपने, पराजित किया। और बाकी ये उनकी शतक मतक हैं, और ये अन्य ग्रंथ हैं। बिल्कुल, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और अपने भाई छोटे को देके सौंप के और निकल लिए थे। आगे देखते हैं, कौन जुड़ा है, राहुल, बहुत जल्दी आ गए। नहीं, काम करो भैया, काम बहुत जरूरी, और ज्यादा मत घूमो बाहर। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं अपन भभूति जी के बारे में। क्या नाम है, भवभूति, महाकवि भवभूति। चल देखते हैं इनके बारे में क्या है अपने पास खास। सबसे पहले तो इनका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी में, कि जो कवि भवभूति उनका वास्तविक नाम क्या था, श्रीकंठ। ठीक, इनका नाम क्या था, श्रीकंठ था। ठीक, और अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस इतना पर्याप्त है। चल थोड़ा देखते हैं। भाभूति, साउंड बंद कर दूं जरा, मोहल्ला उनकी ट्रेन जा रही। भाभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। यशोवर्मन वही मंसौर अभिलेख वाले। इनके नाटकों को कालिदास के समकक्ष माना जाता है। अभी मत कहना कालिदास के
समय के थे, समकक्ष माना जाता है, उनके बराबर माना जाता है। महावीर चरितम की प्रस्तावना में भवभूति ने अपने बारे में लिखा है कि वह विदर्भ देश के श्री भट्ट गोपाल के पुत्र हैं, जिनका निवास स्थान क्या है? पदमपुर। कौन सा? विदर्भ। ये कहाँ के रहने वाले भैया? विदर्भ में। इन्होंने खुद कहा है कि ये विदर्भ देश के रहने वाले। विदर्भ कहाँ? मैंने आप लोग कई बार मैप पर बताया है। हाँ ठीक। चलो आगे देखते हैं। इनकी रचनाएं तो बहुत आसान है, इसमें सबसे ज्यादा जो आई है वो मालती माधव आई है। क्या पता इससे क्या इतना प्रेम है, खूब बार बार पूछते हैं। ठीक, मालती माधव 8वीं शताब्दी के लगभग के थे। और थोड़ा देखते हैं अपन। नहीं जी, नहीं पता यार, था कि नहीं था, इतना डिटेल नहीं पढ़ा। उत्तर रामचरित और महावीर चरित, जो तीन अपने क्या करना है, अच्छे से याद करना है। ये रटने वाली चीजें हैं, जब बार बार आप देखेंगे तभी आपको क्या होगा, याद रहेगा। आगे देखते हैं। भाषा शैली। भभूति ने अपने काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग गंभीर नाट्य शैली में किया है। थोड़ा गंभीर है ना, हंसी मजाक में नहीं है। नाम है ये भभूति गंभीर तो हमें। आगे देखते हैं। विशेषताएं क्या है? इनके नाटकों में गंभीर ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत प्रदर्शन है। इन्हें प्रकृति के विचार और अलौकिक पक्षियों से क्या है, अधिक लगाव है। और अपना जो क्वेश्चन है, या तो ये काम का है, अपने लिए जो आईएमपी है, या तो ये है या फिर ये है। इन दोनों के अलावा अपने कोई खास काम का नहीं है। एक ये काम का है अपने, और दूसरा ये रचनाएं काम की है। बस इनके अलावा कोई चीज काम की नहीं है अपने। ठीक, याद रखते हैं ये बात। अच्छा, भवभूति क्या कहते हैं? भारतीय मिल्टन कहा जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं। हाँ, और कोई बताएं, कोई संबंधित क्वेश्चन हो इससे? दुखांत नाटक हो गया, और हाँ, महावीर का नहीं है, किसी और चीज का पढ़े। अच्छा ये बताओ, वो सब तो ठीक है, मिल्टन की फेमस रचना कौन सी जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है पीएससी में? ऑप्शन देख के सिलेबस सब बता देंगे। बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है इनसे ही। हाँ, मिल्टन से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। ये है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट नामक एक अमर महाकाव्य के रचयिता। जॉन मिल्टन अंग्रेजी के सर्वकालिक महान कवियों में क्या है, गिने जाते, परिगणित हैं। ये है भैया जॉन मिल्टन। और भारत का मिल्टन किसको कहते हैं? भौतिक। हाँ ठीक है। तो और हाँ, ऐसे याद रखना, सुनो। हाँ, तो ये आपको याद रखना है, पैराडाइज लॉस्ट में जिसमें स्वर्ग क्या है, छिन जाता है उस आदमी से, और फिर उसके लिए भटकता परेशान होता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, डिवाइन कॉमेडी किसकी है? हाँ, दांते की डिवाइन कॉमेडी। वो भी बहुत मजेदार। अरे कौन हंस रहा रे? क्या कर रहा है वो जो? हाँ हाँ, चिल्लपों हो रही, थोड़ी बंद कर ले। सागर की तो आवाज है। सागर कहूँ तो टाइम पे जाया करे, न ऑनलाइन टाइम पे आओ, न क्लास में टाइम पे आओ। नहीं, माइक की हम बात थोड़ी कह रहे हैं, अपनी बात तो सुनो पहले, हम का क्या विचार है। हम क्या कह रहे हैं कि ना तो तुम क्लास टाइम पे आते, ना ऑनलाइन टाइम पे आते, है ना? तो कोशिश ये करो भैया, टाइम वाइम पे जाए कर थोड़ा बहुत। चलो आगे देखते हैं अपन। जॉन मिल्टन हो गए, जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब आ गए अपने बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट के बारे में देखते हैं कि बाणभट्ट का क्या सीन है।
वही हरिश्चरित्र वाले, समझ गया ना। सबसे पहले देखते हैं अपन प्राचीन, सबसे पहले परिचय देखते हैं। 7वीं शताब्दी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि संस्कृत के लेखक थे। और ठीक है, पता है अपन को। जन्म स्थान था प्रीतिकूट, का पता कौन सी जगह है। माता पिता का नाम था राजदेवी चित्रभान। काल आरंभिक 7वीं शताब्दी, ये कोई काम का नहीं है। काम का है ये, इसकी अपन को रट्टा मानना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से अपने को तैयार करना है। सबसे पहले हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट ताड़दिक। ठीक, हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट ताड़दिक, ये रचना है। ये बहुत काम की है इनकी। और इनकी शैली कौन सी थी, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, पांचाली रीति। बाणभट्टी के संस्कृत भाषा में गद्य शैली के लिए पांचाली रीति का क्या किया, इनने प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने निरीक्षण शैली एवं अत्यंत अलंकारिक शैली का क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक, तो आपको पांचाली रीति बस याद रखना है कि इनने पांचाली रीति का क्या किया, प्रयोग किया। कभी आ सकता है आगे। विशेषता क्या थी, लंबे लंबे वाक्य शब्दों एवं कथा के भीतर कथा और उपकथा के प्रयोगों में बाणभट्ट क्या है, अद्भुत क्षमता। एक कथा चल रही, इसके अंदर एक कथा, जैसे फिल्मों में होता ना, बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड चालू हो गया, फिल्मों के अंदर एक बहुत सारी स्टोरी चला देती है। तो उसमें ये माहिर थे, कौन, बाणभट्ट, जिनके हर्ष हर्ष के क्या थे, दरबारी कवि। आगे देखते हैं अपन जगनिक के बारे में। जगनिक, जिन्होंने आलाखंड की रचना करी थी। ये आलाखंड जो है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में इतना फेमस था एक समय पे कि वो चोंगा वोंगा लगा के क्या है, गांव में लोग बजाया करते थे। अब तो खैर उतना फेमस नहीं है, और एक समय था कि आलाखंड की इतनी इतनी ज्यादा मतलब फेमस था कि बजता रहता था दूर दूर। कोई गा के बताया कैसे बजता था आला? चलो आगे देखते हैं। तो नहीं, हम नहीं कर सकते। नहीं, आगे देखेंगे। हाँ, जगदीप अरे शानदार, यहाँ देखो परिचय। जगदीप बुंदेलखंड के प्रमुख कवि थे। कारंजर के नरेश, उत्तर प्रदेश में ना। परिमल, या यहाँ परिमार्दी देव भी आ सकता है। परिमल भी है, परमार भी है, एक ही बात है, दरबारी कवि थे। आपको पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के उस समय की राजनीतिक घटनाओं की क्या थी, जानकारी थी। इनने पूरी, और हो गया रे होने लगा सिस्टम, करते होगा। चलो ठीक है। काल इनका वही 1230 के समकक्ष है। और इनने रचना करी थी आलाखंड की, जिसमें आलाउदल की क्या है, वीर गाथा है। और ये है जो भाषा शैली, एक बार आ चुकी है एग्जाम में। जगनिक ने बुंदेल की बोली बनाफरी, ये याद रखना आप लोग, क्योंकि बुंदेलखंडी नहीं आती है उसमें। उसमें पूछते बनाफरी, पूछते हैं कि आलाखंड की रचना काय में करी है, तो बनाफरी में करी है। ये बुंदेलखंड की बोली होती है। और इनकी जो है, ये जो जगनिक की आलाखंड है, ये सबसे लंबा कह सकते हैं काव्य है लड़ाइयों का। ठीक है, इसमें 50-60 लड़ाइयों की क्या है, जानकारी है। तो आलाखंड बहुत फेमस है, आलाउदल की वीरता की कहानी है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बनाफरी लैंग्वेज में है। और जो बुंदेलखंडी की भाषा का ये क्या है, उपबोली, बाकी और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। कवि केशव दास आईएमपी हैं। इनके बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में क्या है, पूछा जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी रखनी है कि जो भी पूछें तो अपन आराम से क्या कर सकें, बता सकें। तो कवि केशव दास के बारे में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक बार देख लेते हैं अपन। जैसे परिचय पहले जाते हैं। आचार्य केशव दास का जन्म 1555 में टीकमगढ़ जिले के
ओरछा नगर में हुआ था। अब टीकमगढ़ ना है, यहाँ हटा देंगे, निवाड़ी कर देंगे। ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के कौन थे? जे दरबारी थे। हालांकि जी अपने काम का नहीं है कि कौन के दरबारी थे, कैसे थे, आपको उसे इतना याद रखना है कि हाँ दरबारी रहे होंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं अपन। पिता कौन थे? काशीनाथ मिश्रा थे, ये भी कोई काम के नहीं है। काल भी कोई विशेष काम का नहीं, चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। रचनाएं कौन कौन सी जी अपने काम की, ये बहुत काम की है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह, चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बाबरी, जहांगीर जस, चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला। तो ये इसको आपको क्या करना है, ये रट्टा कैसे लगाते बता रहा हूँ। एक पेन कापी लो और हर एक की रचना लिखो, और रचना में ठीक एक ट्रिक बनाओ। रचना में क्या करो, एक ट्रिक बनाओ। तो अपने आप आपको आप हाँ, और सुनो, और सबकी नहीं बनाना, अपने को बनाना है कितनी जो खास खास है। एक बार आपको खास खास 10-12 की याद हो गई, उतने तो हैं ही। आप ये भी सोचो ना, समझ गया ना। यदि आपने उत्ते जैसे कैसे बना सकते ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे वीर सिंह, आप कर दो वीर राम। ठीक, वीर राम के चरित्र ऐसे करके जोड़ दो, है ना। वो कवि ने, वीर राम के चरित्र को कवि ने कुछ भी बना, कैसे बना सकते हो आप, तो कोशिश करना। आगे देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, ये सबको पता है किसको कहते हैं। अच्छा, अच्छा केसादास को इसके अलावा क्या कहते हैं? यस, वो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कोई चीज पता हो तो बता दे। हृदयहीन कवि, हृदयहीन, हाँ यही है हृदयहीन। हाँ बताइए। हाँ, अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसको प्रेत को डेविल मत कर देना, कठिन को टप मत कर देना, है ना, काव्य को लिटरेचर मत करना। हाँ हाँ, कई वो तो बिल्कुल ही अनर्थ हो, बिल्कुल सीधा ऐसा। ठीक है। हाँ, अब तो याद हो गया सबको जी। चलो ये भी अच्छा है। हृदयहीन, विहीन या हीन, ठीक है। हार्टलेस थे, हार्टलेस। पता क्या है, सुनो तो, हार्टलेस इसीलिए बोला है कि इनकी कोई भी रचनाओं में लव स्टोरी है ही नहीं, केवल लड़ाई मार धार खून खराबा रक्त चरित्र। ठीक है, हाँ जो रोहित शेट्टी कार पलटा रहे, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो हाँ समझ गए। और बाकी के पीछे वाले सब संजय लीला भंसाली थे ना। चलो आप देखते हैं हम। करण जौहर कह सकते हो आप। हाँ, करण जौहर से याद आया, सागर है ना। हाँ है। चलो आगे देखते हैं। हंस खा रहे हो तुम लोग यार। चलो, आगे देखते हैं। अरे यार, चलो हल्ले नहीं कर, चुप रहो सब। अब बात करेंगे अपन संत सिंह जी की, जयराम जी करो ना, बहुत महान संत है। हाँ, इनकी सोमवार के दिन उपवास रखने से ना, जिनकी शादी नहीं हो रही हो ना, वही शादी हो जाते हैं। ठीक है, संत सिंह जी का उपवास सोमवार को। हाँ ठीक, 1.5 साल में। चल अब कोई कोई आवाज मत दे, ध्यान दो। तो संत सिंह जी के बारे में कुछ अपने को पढ़ना है कि कहाँ कहाँ के थे, कैसे थे। तो अपन पढ़ चुके हैं कि जो संत सिंह जी थे, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार एवं संत भी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बड़वानी में। ठीक, बड़वानी में हुआ था। समाधि कहाँ भैया?
खंडवा में खरगोन में है? खंडवा में, हाँ। खरगोन में मेला भरता है ना? हाँ, चल ठीक। हाँ, तो बड़वानी में है जिले में। खजूरी ग्राम में इनका जन्म हुआ था ना, 1571 में। मम्मी पापा थे भीमा जी और गोमती देवी। मम्मी पापा का नाम याद नहीं रखना, बस याद रखना निमाड़ के बहुत फेमस संत थे, पीएससी में आ चुका है। वही काल अपन को 15-16वीं शताब्दी याद रखना है। और मृत्यु 1616 को हुई थी, समाधि ली थी इनकी समाधि हुई थी ना, समाधि ले ली थी इनने। अब बात करते रचना, जी भैया बहुत काम की चीज है, क्योंकि अभी तक नहीं आई इनकी रचना। हो सकता है पूछना अपन से पीएससी में, क्योंकि पहले सब एक बार पूछ चुके हैं कि समाधि कहाँ है, एक बार पूछ चुके कौन से क्षेत्र के जवार को रचनाएं दे दें। ठीक, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी? हरिद्वार, संकलित परचरी, 15 तिथि, 12 मासी, 7 वर और साखियां। ठीक, इसकी कोई अच्छी सी मजेदार ट्रिक बनाना, बन जाएगी यदि थोड़ा सा तुम करोगे। ठीक, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। 15 सखियों ने 7 वरों को संकलित करके हरिद्वार में हाँ, कुंभ में गई। ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसे ये तो और अग्रवाल जी गजब कर रहे हैं बिल्कुल। हाथी पर सवार इल्लियां आ गई। हाँ, एक रचना है ना, हाथी पे सवार इल्लियां। हाथी पे नहीं, जीप पे सवार, जीप पे सवार इल्लियां। हाँ, 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 चलो। शरद जोशी की, हाँ। इनके शिष्य कौन कौन? हाँ, यहाँ देखते हैं अपन। इनके जो शिष्य हैं कौन कौन थे? खेमदास, प्लूदास और रंकदास। रंकदास दसो नहीं है, रंकदास। ठीक, खेमदास, प्लूकदास और रंकदास, ये बाद में उनके बड़े चेले बने। और हाँ, याद रखना, सिंगा जी के निमाड़ी भाषा की गीत काव्य शैली का प्रयोग करते हुए वांशिक परंपरा में रचनाएं करी हैं। जैसे अपन कोई चीज को पढ़ते हैं ना, उस टाइप से वांशिक परंपरा आगे। सिंगा जी कबीर से प्रभावित भक्ति आंदोलन के निर्गुण संत कवि थे। उनकी रचनाओं में निर्गुण ब्रह्मा है। निर्गुण मतलब इसका कोई आकार ना हो जिस ईश्वर का, उसको निर्गुण कहते हैं। और परंपरा क्या थी इनने? आज भी निमाड़ अंचल में संत सिंगा जी की गद्दियां प्रचलित हैं, जिन पर आसीन होने वाले व्यक्ति क्या कहलाते? साध। ठीक, साध मतलब गुरु कहलाते हैं। और आप लोगों को याद रखना है कि संत सिंगा जी को निमाड़ का कबीर भी कहते हैं। ये देखो नोट इसमें ढक गया मशीन बटन में, दिख रहा है नहीं दिख रहा वहां से? संत सिंगा जी क्या कहते हैं? निमाड़ का कबीर कहते हैं। याद रखना है, आपको नोट में डाला है। अब यहाँ जब मैं नोट्स डालूंगा तो उसमें आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, तो ये थे अपने कौन? संत सिंगा जी। अच्छा, ये बताओ ट्रिक कौन बना के बताएगा इन सबकी? नहीं, अभी नहीं, चैट बॉक्स में डालना बना के। और जिसकी सर्वश्रेष्ठ ट्रिक रहेगी अपन उसको कुछ एक पुरस्कार भी देंगे। ठीक है, पुरस्कार और मेहनत तो है ही। नहीं, हाँ हाँ, तो साक्षी बना ले, कोई बना ले, अपने को तो याद करना है। पुरस्कार हम बताएंगे क्या देंगे हमको। हाँ, सैनिटाइजर। चलो, नहीं हम तो बहुत अच्छी चीज देंगे ऐसी कि हम पता ही हो जाओगे मेरे को। है? अब देखो सागर बोलो, है ना? मतलब अब जो है कि गिफ्ट भी सागर डिसाइड करे कि देने का है। समझ रहे? हाँ, ये मतलब ये सुधन नहीं रहे पता। अब तो ये सारे दिन ही खून लगे यार। मतलब ये देखो इतनी 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 सारी अपनी लड़कियां हैं ग्रुप में, पढ़ रही हैं बेबी भी, देख का सोच है लड़कों के बारे में यार। जा तो सोचो कम से कम तुम लोग है। हाँ, चल, हाँ मैं सही है, प्रेम है कहा। चल आगे देख। हाँ, हाँ भाई हम कह रहे हैं। चलो, कोई बात,
चलो हाँ सही है। हाँ ये, चल अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भूषण के बारे में। भूषण का परिचय देखते हैं। भूषण रीति काल के प्रमुख 3 कवियों में से एक हैं। ठीक है, एक बिहारी है और एक केशवदास है ना, और तीसरे कौन है? भूषण। चित्रकूट के राजा रुद्रराज के द्वारा इन्हें भूषण की क्या करी गई थी? उपाधि दी गई थी। ये आपको याद रखना, रुद्रराज। और याद रखना एक और चीज, कभी रुद्रराज ना आए, कभी मान के चलो किसी कारणवश रुद्रराज एग्जाम में ना आए, तो आप क्या लगाना हुआ? हृदय राज। ठीक, रुद्रराज या हृदय राज। ये मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल आदि के आश्रय में रहे, परंतु इनके पसंदीदा नरेश कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज थे और बुंदेला राजा थे। इनने तिलों क्या काम किया, ठीक, मगर इनके जो खास राजा रहे वो 2 थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी और बुंदेला। खैर ये तो सभी के फेवरेट हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। कभी इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक राजा कि क्या क्या नैतिक गुण होने चाहिए। तो सारे नैतिक गुण इनमें थे। हाँ, कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने इन्हें बदनाम करने की कोशिश करी, बाकी इनमें हर वो गुण थे जो एक राजा में होना चाहिए। ठीक है, और इनकी जीवनी से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, शिवाजी महाराज की जीवनी से। और जहाँ मराठा क्षेत्र है वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर दूसरे बच्चे का नाम शिवाजी ही होता है या शिवा होता है, घर का नाम तो शिवा ही रहता है। ठीक है, तो नो डाउट एक बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आगे देखते हैं। जन्म स्थान है कानपुर, और इनकी जो रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा वावनी, छत्रसाल दशक। जब शिवाजी के पास रहे होंगे तो सेवा वावनी लिखी होगी, और जब छत्रसाल जी के पास रहे होंगे तो छत्रसाल दशक लिखी होगी। एक है भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण। ठीक, बस यही है 2 ठो याद रख लेना आपको, छत्रसाल दशक और सेवा वावनी। और इनके बारे में मध्य प्रदेश में क्यों पढ़ते? क्योंकि इनका ज्यादातर समय कहाँ बीता था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। भूषण ने ब्रजभाषा का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों के साथ किया है। उन्होंने मिश्रित भावों, व्यंजना शैली का क्या किया? प्रयोग किया। अपने कोई काम का नहीं, आपको बस याद रखना है सेवा वावनी और छत्रसाल दशक। क्यों? क्योंकि सब में उनका भूषण का नाम है, तो आप तुरंत क्या है उनको क्लिक कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आगे देखते हैं कवि पद्माकर। सागर में होता है इनका समारोह, पता होगा आपको। ये मूर्ति कहाँ लगी है? हाँ ये बात सही कि देख के रहो, तालाब में लगी, दिखा ही रहो तालाब जो। हाँ हाँ, तालाब झील एक ही बात। हाँ, लाका बंजारा झील में है। ये पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा है आप लोग? छियासठ। अच्छा अच्छा, नहीं हिंदी में 99 99। चलो ठीक है। ठीक है हाँ, तो याद रखना है आप कवि पद्माकर जी के बारे में। इनके बारे में कुछ खास चीजें पढ़ लेते हैं। परिचय। कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 1753 ईस्वी में हुआ था। इन्हें रीति काल का अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अरे जो कहाँ चिल्ल को मची है यार, बंद करो जाए। हाँ, ठीक है, शांति है। मृत्यु कानपुर में हुई थी, अपने कोई काम के नहीं। पिता मोहनलाल भट्ट थे, ये भी कोई काम के नहीं। हाँ, कुछ विवाद है इनके जन्म स्थान को लेकर। क्या है? विश्वनाथ मिश्र इन्हें सागर का बताते हैं।
जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांदा का बताते उत्तर प्रदेश का। हाँ, ये डाउट किसी को नहीं है कि मध्य प्रदेश में रहे, डाउट केवल इनके जन्म को है। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये सागर ही के थे, क्योंकि सागर में एक भट्ट मोहल्ला है, ठीक है, जहाँ इनके समाज के लोग अभी भी रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक, आगे देखते हैं। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पद्मारण, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, प्रताप सिंह विरुद्धावली, जय सिंह विरुद्धावली, प्रमोद पचासा राम रसायन आ चुका है, गंगा लहरी, अलीजा प्रकाश, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, और बाकी यही कली 25 ही जी आपको याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा इनको बार बार। और आपको पता है सागर में ही पद्माकर समारोह हर साल आयोजित किया जाता है पद्माकर जी की, वहां पर वो मूर्ति भी लगी हुई है। आगे देखते पद्माकर जी की भाषा शैली कौन सी थी। पद्माकर ने बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने अलंकार एवं रस निरूपण संयुक्त लक्षण शैली का भी क्या किया है, प्रयोग किया है, ये भी अपन देखते हैं। आगे कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं महाकवि घाघ, घाघ भट्टरी की क्या है कहावत है। ये भैया घाघ, आज के जमाने में घाघ केवल उन्हीं व्यक्तियों को कहा जाता है जो कहावत करने में क्या है, बहुत ज्यादा माहिर हूँ। और इनका जो सबसे खास एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, इनका नाम क्या था, देवकली। हाँ, जितना नाम सुन के ऐसा नहीं लग रहा डिफॉल्ट टाइप है देवकली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं अपन। आगे देखते हैं परिचय। घाघ कृषि पंडित तथा व्यावहारिक पुरुष थे। उनका नाम भारतवर्ष के विशेषता उत्तरी भारत के कृषकों की जिब्बियाओं पर रहता है, जीभ पर रहता है, जिब्रा मतलब, चाहे बैल खरीदना हो या खेत जोतना हो, बीज बोना हो अथवा फसल काटना हो, घाघ की कहावतें उनका पथ प्रदर्शन करती हैं। सबसे बड़ी बात पता क्या है, इनने ऐसी कहावतें बताई हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पता है कि बीज कब बोना चाहिए, फसल कब काटना चाहिए, अच्छा बैल कैसा होता है, कितने दांत होने चाहिए, खेत कैसे जोतना चाहिए, हर बात को काय में कहा इन्हें कहावत में। और ये इनके अंदर मतलब एक बहुत बहुत हाँ बहुत जबरदस्त टैलेंट था। ठीक है, और काल वही 1700 शताब्दी के बीच में थी। और इनकी कहावतों को कहते हैं घाघ भट्टरी की कहावतें। ठीक, अब विषय वस्तु क्या थी इनकी, घाघ की कहावतें कृषि एवं मौसम विज्ञान से परिपूर्ण है। आज भी इनकी कहावतों का उपयोग करते हैं। आगे भाषा शैली, घाघ हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग करते सूक्ति शैली में क्या करते थे, कहावतें करते थे। तो ये थे भैया घाघ। कुछ कहावतें देखना चाहेंगे आप लोग कि कैसे करते थे। ये हैं, सर्व तपे जो रोशनी, सर्व तपे जो मूर, परिवा तपे जो जेठ की, उपजे सातों तूर। अब इसका क्या मतलब था, नीचे दिया हुआ है। यदि रोहिणी भर तपे और मूल भी तपे तथा जेठ की प्रतिपा तपे, तो इसका मतलब क्या है, सातों प्रकार के अन्न क्या होंगे, अच्छे से पैदा होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि गर्मी यदि अच्छी पड़ती है तो अन्न बाद में क्या होता है, बढ़िया होता। आगे देखें, शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, शुक्रवार की बादरी रही शनिचर छाए, तो यूं भाके भड्डरी बिन बरसे न जाए। यदि शुक्रवार को बादल शनिवार को छाए रहे, मतलब शुक्रवार को यदि बादल छाए और वो शनिवार तक छा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब पानी बिना बरसात के नहीं रुकेगा, पानी हर हाल में क्या होगा, गिरेगा। ये बात बिल्कुल सही। यदि आज बादल है और कल भी बादल है, और परसों पानी गिरने की क्या है, पूरी पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है। ठीक, आगे देख लें एक और। भादों की छठ चांदनी जो अनुराधा होए, उबड़ खाबड़ बोए दे अन्न घनेरा होए। इनने क्या कहा है कि यदि भादों की सुदी छठ एक त्योहार है, को यदि अनुराधा नक्षत्र पड़ता है, तो कोई भी कैसी भी जमीन हो, यदि आप उसमें अन्न बोएंगे तो पैदावार क्या होती है, अच्छी होती है। तो कुल मिला के ऐसी बातें कही थी घाघ ने। और आपको पता है कि घाघ आज के जमाने में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बातों को कहावतों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके। तो देवकली दुबे जी कह लें इनको, या घाघ कह लें,
और याद रखना, ऐसी कहावतें ये बोलने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत होती है, ये किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, बहुत पुरुषार्थ लगता है। चलो आगे देखते हैं महाकवि ईश्वरी के बारे में। हाँ, इनका पूरा नाम था हरिताल यूसरी। हरताल ईश्वरी पूरा नाम कई बार आ जाता है। ईश्वरी का जन्म झांसी जिले के मऊरानी क्षेत्र में मेंढकी गांव में हुआ था। झांसी मऊरानी मेंढकी गांव। ठीक। हरताल ईश्वरी पूरा नाम था पंडित भोलानाथ तिवारी पापा थे। 18वीं 19वीं शताब्दी के गाय वो थे, कलाकार थे। अब इनसे जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, इनसे दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है कि इन्हें क्या कहते हैं, बुंदेलखंड का जयदेव। तीसरी क्या कहते हैं, खंड का जयदेव। पहला क्वेश्चन ये आता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि विशेष क्या है, इन्होंने फाग जो गाते हैं ना अपन, उसको इन्वेंट किया था, उसकी खोज करी थी। तो ये दो पॉइंट आपको पकड़ने बस। ठीक है, अब बाद में सुनेंगे अपन, अभी समय की थोड़ी सी कमी है। और सबसे बड़ी चीज रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। हाँ, समझ गए बात। तो कुल मिला के कहने की ये चीज है ना। तो फाग जो थी, फाग लोक गायन को इन्हें विकसित किया था और इन्हें बुंदेलखंड का जयदेव कहती है। दो ही क्वेश्चन आईएमपी है। हाँ, अभी नोट्स डालूंगा मैं आपको, तो आप इनको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में राहत मिलेगी, है ना। चलो अगला देखते हैं अपन, कौन है देख लेते हैं। अगले हैं हमारे माखन लाल चतुर्वेदी जी। इनके बारे में तो लगभग सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। पुष्प की अभिलाषा। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण रूप से भारतीयता से हाँ, हाँ, पूर्णता भारतीयता से ओतप्रोत थे कवि। और हाँ, पुष्प की अभिलाषा। चलो देखते हैं इनके बारे में। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बावई ग्राम में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते, बस पढ़ने के हिसाब से अच्छे हैं। काल वही है, 18वीं शताब्दी का। विषय वस्तु क्या थी, राज्य प्रेम, देश प्रेम, देशभक्ति। और इन्होंने दो पत्रिकाओं में काम किया था, एक प्रथा और दूसरी कर्मवीर, जो दो याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया था, इन्होंने भाग लिया था। और आगे देखते हैं, इन्होंने हिंदी भाषा, ब्रज भाषा के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी, अरबों फारसी शब्दों का क्या बखूबी प्रयोग किया था। इन्होंने गद्य शैली एवं पद्य शैली दोनों को क्या किया है, प्रयोग किया। ये तो सब ठीक चीजें हैं, अपन ने पूरी पढ़ी भी हैं। इनमें दो चीजें काम की, एक इनकी रचनाएं और दूसरी ये कर्मवीर और प्रथा। ये दो क्या थे इनके, समाचार पत्रों का क्या किया था इनने, संपादन किया था। रचना देख लेते हैं। पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, मरण ज्वार। ये नहीं आती इतनी ऊपर वाली, या किसी को रटी रहती। कैसी आ सकती है, बिजुरी, समर्पण, वनवासी, समय के पांव, चिंतक की लाचारी, मोस्ट आईएमपी। और रंगों की बोली, तो कुछ तरीके की भी आ सकती है। तो आप लोग पता आज क्या काम है आप लोगों का, जहां टेक्स्ट रहता है ना, अपना टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट में क्या करना, ये डाल देना कि हमने बनाई है, इसकी रचना है डैश, और इसकी ट्रिक करना। यदि आपने अच्छी ट्रिक बना ली ना, तो अपने काम आएगी बाद में, है ना। सब लोग एक एक ट्राई करेंगे तो बढ़िया अच्छे से बन जाएगी, तो आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। और तो मेहनत आप थोड़ी सी कर लेना उसमें। आगे देखते हैं अपन, गजानन मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध जी, है ना। तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी जो हैं, ये अपने सबको पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था इनका जन्म बताइए, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, हाँ, हाँ, शिवपुर के भयागाना गांव में हुआ था। हाँ, और कुछ बता सकते हैं इनके बारे में। हाँ, चांद का मुंह टेढ़ा। इनकी जो सबसे फेमस रचना थी वो यही थी कि चांद का मुंह टेढ़ा। और मतलब
कई एग्जाम्स में इनके बारे में क्या है पूछा गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। थोड़ा सा पढ़ें जी क्या लिखा हुआ है। कौन पढ़ के सुनाएगा ये? ले ये हाँ, समझ गए हाँ। तो भैया जी इनकी हाँ, तो ये भी पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है, यदि अपन को आता है तब अपन पढ़ सकते हो, नहीं आता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, ये भी सही है। हाँ, तो कुछ दिक्कत थोड़ी है, तुम मुझे भी कह सकते हो। अरे नहीं। हाँ, तुम्हारे जैसे संस्कारी लड़का ऐसी बात कर कह सकता, मैं मान भी नहीं सकता कभी। हाँ हाँ, क्या हो गया यार, किस कर रहे हो? हम्म, हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे बोल दो यार। हैं? बाद में क्या देखना बाद में? हे भगवान। अच्छा, क्लास बाद में देखोगे ऐसा बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, नहीं सही बात है। तुम लोग भी यार सही। चलो आगे देखते हैं अपन गजानन माधव भुक्तिबोध जी को। इनकी एक कविता है, मैं आखिरी में सुनाऊंगा आप लोगों को, मुझे बहुत पसंद है। चलो अभी देखते हैं अपन, पहले पढ़ लेते हैं। गजानन माधव मुक्तबोध जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था शिवपुर जिले में। ये एक काम की चीज है अपने लिए। और दूसरा है काल, तो काल कभी याद नहीं रखना है, इनका कोई खास नहीं है। और रचना जो है वो है चांद का मुंह टेढ़ा, एक रचना, एक निबंध, भूरी भूरी खाक, धूल एक साहित्य डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार आदि। ठीक। तो इतनी इनकी जो है, चांद का मुंह टेढ़ा जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है इनकी, और कामायनी भी फेमस है। ठीक है, वो वाली कामायनी नहीं, दूसरी कामायनी है जयशंकर जी की भी। ठीक है। तो चांद का मुंह टेढ़ा ज्यादातर आती है, तो आपको याद रखना है। और जीवन की जो कठिनाइयां, जो गरीबी के बारे में, विसंगतियों के बारे में इन्होंने बहुत मार्मिक चित्रण किए, क्योंकि स्वयं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से थे। और जो मानसिक द्वंद्व होता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। और भाषा शैली जो थी हिंदी भाषा में, सेट एन शैली का क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था। सेट एन सी शैली, मुझे नहीं पता ये कौन सी शैली होती है, रियल में नहीं पता। ठीक है। तो कोई जानकारी नहीं है, बस मिला था कहीं तो लिख दिया था। तो ये थे हमारे कौन, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। और इन्होंने एक बहुत अच्छी रचना करी थी, शहर स्वीकारा है। यदि आप लोग कहें तो 2 मिनट में सुनाता हूँ मैं आपको वो रचना। मुझे ना बहुत पहले मैंने एक बार उसको सुना था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, उसमें काफी दम है। सुनना आप लोग। जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, शहर से स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। पहली लाइन थी। जिंदगी में जो कुछ भी, जो भी है, शहर स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। गर्बीली गरीबी, गर्बीली गरीबी, ये भी गंभीर अनुभव सब। गर्बीली गरीबी, यह भी गंभीर अनुभव सब। यह विचार वैभव सब। ढूंढता यह कि सरिता का अभिनय सब। मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। बाकी बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक। तो उसको उसको समझना थोड़ा सा, सुनो तो, उसको समझना थोड़ा सा कठिन है, उसको समझना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, मगर ठीक है जैसा भी था, आगे देखते हैं अपन। ठीक है, तो बस। हाँ। ठीक है।
हाँ, तो वो बहुत कठिन काव्य है। तो